मैं तुरंत थोड़ा भी समय न लेते हुए आज के अपने मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि माननीय श्री चंद्रशेखर जी को निवेदन करूंगा कि आप इस विषय पर अपना उद्बोधन दें और हमें आगे के लिए मार्गदर्शन हमारा प्रशस्त करें कि जो भी त्रुटियां हैं उसको कैसे सुधारी जाए और आगे कार्य को कैसे किया जाए। माननीय श्री चंद्रशेखर, कृपया मोबाइल को सभी साइलेंट डालें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी काशी क्षेत्र द्वारा ये है जो कार्यक्रम है सदस्यता अभियान का, उसके लिए मैं फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी को कोटि कोटि बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जिलाध्यक्ष द्वय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान हरेंद्र राय जी, सुजीत सिंह जी, क्षेत्र के मीडिया प्रभारी संजय भरत जी, और दो ऐसे भाई जो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता भी हैं और मैं तो मानता हूं परस्पर मित्र भी हैं। मैं विशेष रूप से उनकी यशस्वी होने की कामना करता हूं और जिस प्रकार से भारत में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उस प्रकार से सारी दुनिया में भाजपा का झंडा लेकर के भाजपा को लहराने का काम, खड़ा करने का काम फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी कर रही है। इसलिए फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना की पात्र है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के चुनाव अभियान में और विशेष रूप से 2014 के चुनाव अभियान में अगर देश में किसी प्रकोष्ठ का अगर नाम लेना चाहिए जिन्होंने वायुमंडल बनाने का काम किया, दर्शन में दिल्ली में हुआ, उसने सारे देश की हवा बदली, सारे देश की दिशा बदली, सारे देश की दिशा को बदलने का काम, वायुमंडल को खड़ा करने का काम और देश में एक राष्ट्रभक्त सरकार बने इसकी एक आधारशिला रखने का काम मुझे लगता है प्रारंभिक दिनों में जिसने किया वो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने किया। इसलिए मेरी ओर से वो बार बार बधाई की बात है। 125 करोड़ देश के लोगों के मन को और दिल को मजबूत करने की बात अगर कोई पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है और इसलिए 125 करोड़ लोगों को अगर जो पार्टी सशक्त बनाने का काम कर रही है तो निश्चित रूप से वो पूरे भारत को सशक्त बनाने का काम कर रही है। इसलिए हमारे प्रश्न का उत्तर इस संगोष्ठी का यहीं पर आ जाता है। मेरे सम्मुख उपस्थित बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी देश की स्वतंत्रता के बाद 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना के बाद लगातार देश के लिए काम कर रही है और इसलिए संपूर्ण जगत में, संपूर्ण संसार में अगर देश के लिए विचार करने वाली कोई पार्टी है उसको हम राजनीतिक पार्टी नहीं कहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को हम राष्ट्र नीति वाली पार्टी कहेंगे। इसलिए आज धीरे धीरे उसका यश, उसमें काम करने वाले कार्यकर्ता, उनके जीवन के बारे में हम सब जानते हैं। स्वतंत्रता के बाद पहला मुद्दा आया भारत विभाजन का। भारत विभाजन ऐसे ही नहीं हो गया, 20 लाख लोगों की हत्या हुई है। अपना घर छोड़कर अगर हमको एक दिन के लिए बाहर जाना पड़े तो वो दर्द वही जानते हैं। अभी मैं नीचे एक और नाइजर में चित्र देख रहा था, जिन्होंने अपने घर छोड़े, अपने बाग बगीचे, अपने मकान, अपने खलिहान, अपने खेत सब छोड़ करके भारत की ओर आना पड़ा। आज जो भारतीय जनता पार्टी के यक्ष पुरुष हैं वो 1925 में जन्मे हुए अटल जी होंगे,
1927 में जन्म लेने वाले लालकृष्ण आडवाणी होंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होंगे, उस कालखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय होंगे, प्रोफेसर प्रहलाद माधव होंगे, नानाजी देशमुख होंगे, दत्तोपंत ठेंगड़ी होंगे। भारत के विभाजन का अगर पहला विरोध किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। स्वाभाविक है, हमें इसको समझना चाहिए, लेकिन भारत का विभाजन हो गया। इसमें द पार्टीशन डेज अंग्रेजी की पुस्तक है, हम सब ने उसको पढ़ना चाहिए। और द पार्टीशन डेज में छोटी छोटी घटनाएं लिखी हैं, और घटना ऐसी ही नहीं लिखी। एक घटना तो ऐसी आती है कि लाहौर से 120 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में एक मां अपने घर में आकर के अपनी छोटी सी बालिका को कुछ प्रसाद देने लगती। दो बड़ी बेटी है, एक छोटी सी बेटी, और उसको कहती है दुर्गा माँ के मंदिर का प्रसाद है, जल्दी से खा लो, हमको भी अपना गांव छोड़कर चलना है। ये 46 की घटना है, ये उस गांव की घटना है जिसका प्रधानमंत्री इसके पहले अभी हमारे देश में 10 साल राज कर रहा है। वो छोटी सी बेटी कहती है कि 1 महीने पहले तो दुर्गा माँ का मंदिर तोड़ दिया गया था, आप ये प्रसाद कहां से लाए? थोड़ी दूर खड़ा दरवाजे के पास एक बाप अपनी आंखों में आंसू लेकर रोता है। तो छोटी सी बेटी पूछती है ये क्यों रो रहे? वो कहती है जल्दी से प्रसाद खा लो। प्रसाद खिलाने के बाद उस घर से 3 लाशें नहीं, उस घर से 5 लाशें निकली, क्योंकि उनको पता था कि अभी दंगाइयों की भीड़ आएगी, हमको मार डालेगी, हमारी बेटियों को ले जाएगी। ये सामान्य बात नहीं थी, ये सामान्य घटना नहीं थी। और उसका दूसरा दर्द झेला जिसको आज हम जम्मू कश्मीर जानते हैं। जम्मू कश्मीर को आग में झोंक दिया गया, जम्मू कश्मीर को झुलसने दिया गया, जम्मू कश्मीर को तड़पने दिया गया। जम्मू कश्मीर को झुलसने का, तड़पने का, उसको जलाने का काम, उसको नष्ट करने का काम, वो स्वर्ग, उसको दुनिया का स्वर्ग कहते थे, ऐसे कश्मीर को। आज अगर कश्मीर हमारी आंखों के सामने है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कारण हमारी आंखों के सामने है। बंधुओं, धारा 370 आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। इस भारत में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? 2 कानून कैसे हो सकते हैं? इसका विरोध करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए। मैं बिना परमिट के वहां प्रवेश करूंगा। उनकी पत्नी और उनके जेल में ही उनका निधन हो गया। अपनी पत्नी और बेटे को नहीं मिल पाए, क्योंकि तय किया था कि हम परमिट का विरोध करेंगे। अपने देश में परमिट लेकर हम जाएंगे। भारत शक्तिशाली कैसे? हमारे ही देश के कश्मीर के भूभाग में देश का राष्ट्रपति जमीन नहीं खरीद सकता 1 इंच। देश शक्तिशाली कैसे होगा? सशक्त कैसे होगा? वहां की बेटी अगर भारत के शेष भाग में विवाह कर लेती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। भारत शक्तिशाली कैसे होगा? भारत के रक्षा, संचार, विदेश, इसके अलावा कोई मंत्रालय काम नहीं करेगा। भारत सशक्त कैसे होगा? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, भारत का जितना भूभाग है, सीमाएं हैं, देश के 65 जिले समुद्री सीमा के, आप देख लीजिए कितने असुरक्षित हैं। शायद मैं भारत के सीमाओं की ओर भी मैं गया हूं, स्वयं भी मैं गया हूं, घूमने के लिए गया हूं। वहां पर बाढ़ नहीं थी,
देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, भारत सशक्त नहीं हो सकता, भारत शक्तिशाली नहीं हो सकता। देश की सुरक्षा का पहला मुद्दा, सीमाओं में बाड़ लगाने का पहला मुद्दा, सीमाओं पर हमने चौकी बनानी है और किसी को प्रवेश नहीं देना है। सीमाओं पर देखते ही हमने गोली मारने का आदेश देना चाहिए। भारत की संसद में 1958 में ही अगर किसी ने पहला मुद्दा उठाया था तो वो अपने जनसंघ के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के। भाइयों बहनों, वो नॉर्थ ईस्ट होगा। लोगों ने एक नारा दिया, लड़के लिया है पाकिस्तान, घुस कर लेंगे हिंदुस्तान। क्या घुसपैठ होती रहेगी तो भारत सशक्त होगा? मैं घुसपैठ के बहुत सारे पहलू नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे जेब से 1 रुपए का सिक्का अगर चला जाता है, वो बांग्लादेशी घुसपैठिए उसकी 2-3 ब्लेड बना करके ले जाते हैं। 1 रुपए के सिक्के से वो 5-6 रुपए तैयार करते हैं। मैं केवल एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, 10 से 1 रुपए के सिक्के की 10 से। क्या भारत शक्तिशाली होगा? और इसलिए हमने तय किया कि देश के जो 5 करोड़ घुसपैठिए हैं, भारत का मजदूर ज्यादा मजदूरी लेता है, वो कम मजदूरी में काम करते हैं, लेकिन हमारे घर को लूटपाट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया, और उठाया ही नहीं, माननीय अटल जी की सरकार के समय ट्रेनों में बैठा करके बांग्लादेश की सीमा तक छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। वो महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना की सरकार होगी, दिल्ली में भाजपा की सरकार होगी, उनको ट्रेन में बैठा करके घुसपैठियों को जाना चाहिए, नहीं तो हमारा देश सशक्त नहीं हो सकता, शक्तिशाली नहीं हो सकता। हम जानते हैं समय कम है बंधुओं, भ्रष्टाचार का बोलबाला पड़ा। 1947 के बाद भारत के विकास का जो रोड मैप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया, वो ग्राम आधारित रोड मैप नहीं था, वो कम पूंजी आधारित रोड मैप नहीं था, वो गरीब और ग्रामवासी आधारित रोड मैप नहीं था, वो भारी पूंजी आधारित रोड मैप था। हमारे देश के उद्योग धंधों से जुड़ा हुआ रोड मैप नहीं था, और उसका कितना नुकसान हुआ कि धीरे धीरे हमारे देश में यहाँ के विद्यार्थी भी कहते थे मेड इन अमेरिका करते हैं। द इंडिया 2020 ए विजिट फॉर न्यू मिलेनियम, यहाँ बैठे हुए जो विद्यार्थी और छात्र छात्राएं, मैं उनको बोलूंगा सबने पढ़ना चाहिए। मैंने डॉक्टर कलाम को IIT कानपुर में बुलाया था, और मुझे याद है उन्होंने कहा जिस देश के लोग अपना गौरव भूल जाते हैं वो देश कभी खड़ा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ने अपने गौरव को याद किया। धीरे धीरे हम स्वदेशी से हटते गए, हमारे लघु उद्योग धंधे सब नष्ट होते गए। मैं तो जब काशी में भी आया और काशी में भी एक घर में गया तो एक माँ ने भगवान की आरती उतार करके मुझे प्रसाद दिया, और मैंने कहा आपके गणेश लक्ष्मी बहुत सुंदर हैं। तो उस माँ ने कहा जी भाई साहब चाइना से आए। हमारे देश का कुम्हार कुल्हड़ नहीं बनाएगा, हमारे देश की मिट्टी से गणेश लक्ष्मी नहीं बनेंगे, हमारे देश की मिट्टी से पात्र बनेंगे, हमारे देश में सब कुछ होगा। हमारे देश की लकड़ी से गुलदस्ते बनेंगे, हमारे देश की लकड़ी से और डिजाइन तैयार होंगे, हमारे देश में उद्योग धंधे खड़े होंगे। और इसलिए आप जाकर के शक्तिशाली भारत बनाने के लिए हमारे देश के एक अग्रज ने नारा दिया, भारत में बनाओ, दुनिया में छा जाओ, मेक इन इंडिया लेकर आओ। हमने इसका विचार करना। हमारे सामने बहुत चैलेंज है, बहुत चुनौतियां हैं शक्तिशाली भारत बनाने के लिए। भाजपा आगे बढ़ रही है। हम सब जानते हैं छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप, वो रानी लक्ष्मीबाई होगी, वो दुर्गावती होगी, वो देश के क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर सावरकर होंगे, भगत सिंह होंगे, चंद्रशेखर आजाद होंगे, खुदीराम बोस होंगे, अशफाकुल्लाह खान होंगे। उन क्रांतिकारियों के बारे में क्या गाथा पढ़ाई गई? क्या वो क्रांतिकारी लुटेरे थे? चंद्रशेखर आजाद ने कहा मैं अपनी माँ के लिए एक भी पाई नहीं भेजने दूंगा, क्योंकि जो पैसा लूटा गया है ये देश की स्वतंत्रता के लिए काम आने वाला है। उनका लूटे हुए धन को हम एक एक पाई वापस करेंगे।
ये चरित्र था उन क्रांतिकारियों का, लेकिन कांग्रेसियों ने क्या पढ़ाया उन क्रांतिकारियों के बारे में? उन्होंने कुनबे के बारे में पढ़ाया, परिवार के बारे में पढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा देश को अगर शक्तिशाली बनाना है तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था में हमारे देश के बलिदानी, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, देशभक्त लोगों के चरित्र को पढ़ाया जाना आवश्यक है। भाइयों बहनों, हमने इसकी समझने की आवश्यकता है। देश के विकास मॉडल के आधार पर किस प्रकार का होना चाहिए, विकास मॉडल किस प्रकार का होना चाहिए, और इसलिए हमारे सामने अभी 15 अगस्त 2013 को ही नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसके बारे में बोला। आप सब समझ सकते हैं देश का एक भूभाग बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा भूभाग कैसा है? क्या आप जानते हैं देश के ऐसे 9 करोड़ वनवासी लोग, आज लाखों घर ऐसे होंगे जहां पर महिलाएं 2 हैं लेकिन पहनने के लिए कपड़ा एक होगा उनको। क्यों? हमने देखा नहीं। मैं एक कंधमाल जिले का उदाहरण देता हूं। कंधमाल जिले में मुझे जाने का मौका मिला। आप कल्पना नहीं कर सकते, वहां पर प्रातःकाल महिलाएं अपने पति और अपने बच्चों के लिए चावल चढ़ाती है, नमक और चावल रख करके आती है, थोड़ा सा चावल अपने लिए लेकर आती है। 20-25 किलोमीटर दूर जाकर के कस्बे में, शहर में काम खोजती है। उसको कुछ काम मिल गया तो फिर वापस वो उसी कस्बे से थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा नमक और खरीदती है, फिर वापस अपने घर आती है। क्या देश में 60 सालों तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस, उसने गरीब लोगों के बारे में सोचा है क्या? देश के वो 28 करोड़ लोग जिनको एक बार भोजन तो मिलता है लेकिन दूसरी बार भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी चिंता होती है। उन 28 करोड़ लोगों को अगर हम शक्तिशाली नहीं बनाएंगे तो देश कैसे सशक्त होगा? भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अब देश का एक भी व्यक्ति भूखा नहीं होगा, सबका साथ होगा, सबका। बंधुओं, आतंकवादियों के लिए बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक संप्रदाय की राजनीति नहीं की, भाषा की राजनीति नहीं की, क्षेत्र की नहीं की, भेद की नहीं की, वोट की राजनीति नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक पंथ की बात नहीं की, एक क्षेत्र की बात नहीं की। आज मुझे एक सज्जन एक पोस्टर दिखाते हुए बोल रहे थे, उसमें लिखा था प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष। दूसरा अध्यक्ष कैसे होगा? क्योंकि एक परिवार की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 125 करोड़ लोगों की पार्टी, और इसलिए पिछले वर्ष पाकिस्तान हमारे देश के 2 सैनिकों के सिर काट के ले गया। भेद की राजनीति कैसी होती है यहां बैठे हुए सबने समझना चाहिए। एक सैनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली जिले का, दूसरा सैनिक मध्य प्रदेश के भिंड जिले का। शामली जिले के उस सैनिक के 100 को सलाम करने के लिए इस प्रदेश का मुख्यमंत्री तो जाता ही नहीं, यहां का डीजीपी और मुख्य सचिव भी नहीं जाता, आईजी डीआईजी तो छोड़िए, वहां का डीएम और एसपी भी उस समय पहुंचते हैं जिस समय उस 100 को अग्निदाह दे दी जाती है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री उस 100 की प्रतीक्षा में 1 घंटे जाकर के प्रतीक्षा करता है। वो केवल सवदाह के लिए नहीं जाता, तो उस 100 को कंधे में रख करके उसके 100 को अग्निदाह के बाद उनकी मां और उनकी पत्नी को सांत्वना देकर के
और दूसरे दिन के समाचार में उनकी माँ और उनकी पत्नी कहती है हमारा गार्जियन गया नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो सबको शक्तिशाली बनाने की राजनीति देखी, क्योंकि उस सैनिक का वध, उस सैनिक की हत्या पाकिस्तान ने की थी, और वो सैनिक जिस जिले का था वहां पर 70% एक समुदाय के लोग रहते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री नहीं गया कि वहां का वोट हमको नहीं मिलेगा। ये भेद की राजनीति, वोट की राजनीति। उन्होंने तय किया कि हम उत्तर प्रदेश में 30,000 मुसलमानों की बेटियों को देंगे। बाकी की बेटियां बेटियां नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया पूरे देश में भाजपा की जहां सरकारें हैं, लाडली लक्ष्मी खड़ा कर रहा है, जो 30,000 एक पंथ की बेटियों को, संप्रदाय को दे रहा है, जो सबका विचार कर रहा है। ये भेद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, हमको समझने की आवश्यकता है। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज हमारी आंखों के सामने वो सारे विषय आ रहे हैं। देश उस महापरिवर्तन की ओर बढ़ चला है और देश को गौरव दिलाने का काम, गौरव बढ़ाने का काम अभी हमारे सामने हुआ है। आप सब जानते हो गौरव कैसे बढ़ता है। आज अमेरिका में लोग क्यों टूट पड़े, ऑस्ट्रेलिया में लोग क्यों आ गए। मेरे कार्यकर्ता ने कहा मेरा बेटा 2 लाख रुपए देकर मोदी जी को सुनने के लिए गया। आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि अमेरिका जाने के पूर्व एक डेलीगेट्स भारत का अमेरिका में गया। 2 शर्तें उन्होंने रखी, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाएंगे। पहली शर्त थी कि हमारे प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल देश के प्रमुख व्यक्ति द्वारा ही होना चाहिए, और दूसरी शर्त थी, आप कभी कभी समाचारों में देखते होंगे, अंग्रेजी समाचार पत्रों में, जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें देखते होंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति गाहे बेगाहे प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रख देता है। यहां से जो भारत का डेलीगेट से गया, उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को किसी ने हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। ये 2 शर्तें आपको स्वीकार है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में आने के लिए तैयार है। बंधुओं, कल्पना करो, भारत की स्वतंत्रता के बाद अगर इतनी हिम्मत अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने की है। मैं अभी एक गांव में गया था, लोग कहते हैं मोदी जी का गांव। भारत शक्तिशाली कब होगा? जब गांव शक्तिशाली। ये मैं आपके गांव का हो गया। एक अनपढ़ महिला के सामने हाथ जोड़ करके देश का प्रधान गांव के प्रधान के सामने इसलिए झुक गया, और देश का प्रधान अगर गांव के प्रधान के सामने झुक गया तो स्वाभाविक रूप से भारत सशक्त होगा और भारतीय जनता पार्टी ही। कितनी देर उस महिला के आंखों में आंसू आए होंगे जब देश के प्रधान ने उसको प्रणाम किया। वहां पर खड़े हुए लाखों लोगों को कितनी देर आंखों में आंसू आए होंगे जब देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं उस मां का माइक ठीक किया। बंधुओं, एक देश का प्रधानमंत्री अगर 10-15 मिनट फावड़ा चला सकता है तो वही भाजपा देश को सशक्त कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, भारतीय जनता पार्टी का। उसमें दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन के आधार पर हमने 125 करोड़ लोगों के 125 करोड़ लोग एक कदम आगे चलेंगे तो भारत 125 करोड़ कदम आगे चलेगा। हमने इस अभियान के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। अब भारत में कोई भूखा नहीं रहेगा, भारत विकसित होगा, भारत शक्तिशाली बनेगा, भारत सुरक्षित बढ़ेगा, भारत से आतंकवाद हटेगा, भारत से नक्सलाइट हटेगा, भारत से भ्रष्टाचार हटेगा, भारत में शिक्षा नीति में परिवर्तन भी होगा, और हमारे देश के क्रांतिकारियों की, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की, हमारे देश के लोगों के चरित्र को पढ़ाने का काम भारत की शिक्षा व्यवस्था में। आप सब जानते हैं कि पहली बार भारत के इतिहास में भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बात भी नहीं की।
जैसे को तैसा अगर कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उसको वही जवाब देने का काम बंधुओं 4 करोड़ सदस्यों की पार्टी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किया है लेगी तो समाचार पत्रों में, चैनलों में लिखा होगा भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी 11 करोड़ सदस्यों की पार्टी हो गई है। इस अभियान में 11 करोड़ लोग भाजपा के साथ खड़े होंगे। 125 करोड़ लोगों को शक्तिशाली बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी उस अभियान को चलाएगी, चला रही है। इसमें हम सब ने जुटना चाहिए। बंधुओं, मैं अंत में एक छोटी सी बात रखूंगा आपके सामने। 55 वर्षों की राजनीति में माननीय अटल जी और आडवाणी जी के जीवन पर एक भी दाग नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है। देश के राष्ट्रीय विजन को लेकर के देश की नदियां जुड़नी चाहिए। देश में बाढ़ की समस्या नहीं होगी, सूखे की समस्या नहीं होगी। ये भाजपा का विजन है भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए। दिल्ली हो या गुवाहाटी एक मार्ग से जुड़ना चाहिए। पूरे देश को एक सूत्र में बांधना चाहिए। सड़कों का जाल बिछना चाहिए। भारत को सशक्त होना चाहिए। भाजपा का विजन है। देश की आबादी को, आधी आबादी को खड़ा होना चाहिए। मां केवल गृहिणी नहीं है, चूल्हे की वस्तु नहीं है, वो नेशन बिल्डर्स है। ये भाजपा का विजन है। इससे भारत सशक्त होगा और इसलिए वो गृहिणी नहीं रहेगी, वो देश को खड़ा करने के अभियान में लेगी। ऐसी महिलाओं को नेशन बिल्डर्स के रूप में देखने वाली वो भारतीय जनता पार्टी उसके विजन के आधार पर भारत सशक्त होगा। बंधुओं, आप सबको ज्ञात है कि अमेरिका की हाई टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट भी नहीं खोज पाए और 11 मई 1998 में भारतीय जनता पार्टी के माननीय अटल जी ने पूरी दुनिया का दिल दहला दिया परमाणु परीक्षण, परमाणु विस्फोट करके। बंधुओं, आज हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। आज हम दुनिया में स्वाभिमान और गौरव से खड़े होने वाले राष्ट्र हैं। वो गौरव केवल विकास से ही दिखता है, मैं उसको नहीं मानता। मैं 16 मई को यहाँ अपने कच्छ में ही बैठा था। मुझे मिलने के लिए लोकल के मेयर, विधायक सब लोग आए थे, बधाई दे रहे थे। उसी समय फोन आया, मैं काशी में आऊंगा और काशी में आकर के बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की आरती के लिए जाऊंगा। मैं वहां के पुजारियों को मिलने के लिए गया और जावा 17 मई को बाबा विश्वनाथ के मंदिर में हम लोगों ने प्रवेश किया तो 80, 85, 90 साल के पुजारी जो बहुत दिनों से मंदिर में नहीं आते थे, आयु के कारण वो आए थे। किसको देखने के लिए आए थे? हम 4-5 लोग थे वहां पर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान के निवर्तमान अपने राजनाथ सिंह जी, वर्तमान के अध्यक्ष अमित शाह जी, दोनों लोगों का पैर छू रहे थे। मुझे याद है कि वो मोदी जी को देख करके उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने पूछा कि आखिर कारण क्या है? उन्होंने कहा स्वतंत्रता के बाद भारत की सत्ता ग्रहण करने के पूर्व अगर इस हिंदू मंदिर में कोई पहला व्यक्ति भारत का प्रधान आया है तो नरेंद्र भाई मोदी आया है। आज चद्दर चढ़ाने सब जाते होंगे, पिछला को बंद करके सब घूमते होंगे। भाइयों बहनों, देश में नहीं, वो नेपाल में भी स्वाभिमान पड़ा होगा, भूटान में भी पड़ा होगा, तिब्बत में पड़ा होगा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी पड़ा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा ही पड़ा होगा। मैं आप सबको आग्रह करता हूं कि देश को शक्तिशाली बनाने के लिए, देश को सुरक्षित बनाने के लिए, देश को खुशहाली और तरक्की की ओर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबका विकास करते हुए आगे बढ़ रही है। अब भारत भूखे नंगे अज्ञानी लोगों का देश नहीं रहेगा, पढ़ने वाले लोगों का देश रहेगा, चलने वाले लोगों का देश रहेगा। दुनिया का अगर नंबर 1 का देश बनेगा तो वो भारत बनेगा और भारतीय जनता पार्टी उसको बनाने का काम करेगी।
सदस्यता अभियान में आप सब जुटें और उस अभियान में आगे बढ़ें। मेरे साथ कुछ नारों को दे करके अपनी बात में यहाँ समाप्त करेंगे। मैं यहाँ से कुछ नारे देता हूँ और आप सबने भाजपा बोलते हुए, अपना हाथ खड़ा करते हुए, जोर से बोलते हुए सदस्यता अभियान में अपनी छात्र विद्यार्थी है, मैं सभी का आह्वान करता हूँ कि अगर देश में 11 करोड़ लोगों को सीधे नरेंद्र भाई मोदी से जुड़ना है तो 1800266202 आप एक बार डायल करा दीजिए। वह जो 11 करोड़ लोग हैं उनके माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी भारत का चित्र बदल देंगे। मैं ये आपसे ऐसा अपेक्षा करता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ कि हाथ खड़ा करके केवल भाजपा बोलना, और मैं कुछ नारों को देता हूँ। देश की सुरक्षा के लिए जोर से बोलना है, धीमे नहीं बोलना है। अगर सुरक्षा लेनी है, सशक्त बनाना है, सशक्त भारत के लिए, सशक्त भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए, समृद्धिशाली भारत के लिए, शिक्षित भारत के लिए, स्वस्थ भारत के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, क्लीन इंडिया के लिए, मेड इन इंडिया के लिए, गंगा माँ की सेवा के लिए, नदियों को जोड़ने के लिए, मजदूरों को भरपेट रोटी के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, बाबा साहब के सपनों के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, सरदार पटेल के लौह इरादों के लिए, गौतम बुद्ध की व्यवस्था के लिए, गांधी जी के स्वच्छ भारत के लिए, कश्मीर की रक्षा के लिए, नॉर्थ ईस्ट की व्यवस्था के लिए, विश्वास और भरोसे के लिए, नरेंद्र मोदी के सपनों के लिए, खादी और स्वदेशी के लिए, मन की बात के लिए, आदर्श ग्राम के लिए, शक्तिशाली देश के लिए, सुरक्षित देश के लिए, माताओं बहनों की रक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं को स्वावलंबन के लिए, अखंड भारत के लिए, भारत माँ की जय के लिए, हमारे क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि के लिए, देश के सेनानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के लिए, महापुरुषों को प्रणाम करने के लिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय, वंदे 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 वंदे। सबके लिए शुभकामना और सबकी खुशहाली के लिए मैं और विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ। आपने मुझे